जब भी हम कोई साइंस से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, टीवी के ऊपर कोई न्यूज़ देखते हैं साइंस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, कितना इंटरेस्ट आता है ना। जब भी वो ब्लैक होल्स की न्यूज़ बाहर आती है, मिसाइल्स की न्यूज़ आती है, तो मन में क्या चलता है कि यार काश मैं भी वो अल्फा साइंटिस्ट होता, काश मैं भी ऐसे फॉर्मूलेज लिखता, एक्सपेरिमेंट्स करता, है ना। बचपन से लेके आज तक हर किसी ने ये सपना देखा है। हम भारतवासी आइडियलाइज करते हैं हमारे महान हीरो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को, हम आइडियलाइज करते हैं महान सर CV रमन सर को, हम आइडियलाइज करते हैं ग्रेट होमी भाभा। आज PW के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिससे आप सच में देश के रियल हीरो बन सकते हैं। मेरा भारत महान, इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर एंड आई बिलीव इन दिस। इंडियंस आर गोइंग टू रूल दिस वर्ल्ड, आई बिलीव इन दिस। पर इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी फैक्ट है जिसे देख के मुझे दुख होता है। आज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे 132 देश की सूची में भारत 40वें यानी 40th रैंक पे आता है। क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस लिस्ट में हम टॉप 10 के अंदर तो पहुंचे? हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, हर एक IIT JEE एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि वो IIT का एग्जाम फोड़े, बड़े बड़े IITs में पढ़े, भारत देश की सेवा करे, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करे, अपने टीचर्स का, अपने गुरु का नाम रोशन करे। पर दुख की बात है, सिर्फ 1% बच्चा अपना IIT में जाने का सपना पूरा कर पाता है और बाकी 99% हम जैसा जिनके सपने टूट जाते हैं। पर याद रखना, ये मैंने पहले भी कहा है कि जीवन हो, युद्ध हो या प्यार हो, हमेशा दूसरा मौका आपको मिलता है। जिंदगी आपको दूसरा मौका हमेशा देती है और ये दूसरा मौका है IIT JAM का एग्जाम। IIT JAM का एग्जाम क्वालिफाई करके आप IIT से मास्टर्स की डिग्री ले सकते हो। और इसी सीरीज में दूसरा एग्जाम है CSIR NET, जिसे क्वालिफाई करके आप भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स से PhD कर सकते हैं और इवन भारत के टॉप कॉलेजेस के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी रिस्पेक्टेबल पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग IIT JAM 2023 के लिए YouTube के ऊपर एक फ्री सीरीज लेके आ रहे हैं, क्षितिज सीरीज, द क्रैश कोर्स फॉर IIT JAM 2023, फ्री ऑन आवर YouTube चैनल IIT JAM एंड CSIR NET, जहां हम 60 डेज का एक क्रैश कोर्स चलाएंगे JAM 2023 की परीक्षा के लिए, और जहां भारत के सबसे बेस्ट टीचर्स, बेस्ट पेडागोजी के साथ आपको IIT JAM 2023 की तैयारी कराएंगे। दिस इज अ फ्री YouTube बैच और ये स्टार्ट हो रहा है 21 नवंबर को। 21 नवंबर से आपको पेन कॉपी लेके बैठ जाना है पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। कैसे क्लासेस होगी, कैसे हम पढ़ाएंगे, कौन से वो टीचर्स हैं जो IIT JAM 2023 का ये क्रैश कोर्स आपका लेंगे, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आगे। सबसे पहले मिलते हैं उन बेहतरीन शिक्षकों से जो आपको इस नए चैनल पे मिलने वाले हैं, जो IIT JAM के इस सफर में, CSIR NET के इस सफर में आपका हाथ थामने वाले हैं और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने वाले हैं। भारत के वो सर्वश्रेष्ठ टीचर जो PW से जुड़ चुके हैं इस रेवोल्यूशन में। सबसे पहले मिलते हैं उन टीचर से और इस बैच की डिटेल्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद टाइम स्टैम्प ये रहा, अगर आपको और डिटेल चाहिए। द बॉटम लाइन इज कि 21 नवंबर से JAM 2023 की तैयारी शुरू करेंगे क्षितिज बैच। स्पेस और कैमरा की लिमिटेशन की वजह से अभी हमारे सिर्फ 6 होनहार फैकल्टी इस फ्रेम में आपको दिखेंगे, और भी बहुत से टीचर्स हैं जो इस सेशन में आगे हमको ज्वाइन करेंगे। टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है, आप इस टाइम स्टैम्प पे जाके बाकी टीचर्स को भी देख सकते हैं। तो IIT JAM और CSIR NET की तैयारी करने के लिए PW आ चुका है और PW लेके आया है भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स जो IIT JAM और CSIR NET की तैयारी कराते हैं। इनमें से काफी सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम खुद लिख रखा है और उसमें महारत भी हासिल की है। तो कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने सालों साल IIT JAM और NET के एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है और सिलेक्शन दिलाया है। तो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचरों से और थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं इन एग्जाम्स के अराउंड, एस्पिरेंट्स को होने वाले कंफ्यूजन्स के अराउंड और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अराउंड।
सबसे पहले हम लोग वेलकम करेंगे इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट विपिन सर का, जो कि बायोलॉजी के एजुकेटर हैं। इनके बारे में मैं तारीफ करते थक जाऊंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 5 किताबें इन्होंने लिख रखी हैं, ऑथर्ड 5 बुक्स, 19 रिसर्च पब्लिकेशंस है, दैट्स ग्रेट। यंग साइंटिस्ट अवॉर्डी हैं, रिप्रेजेंटेड इंडिया at Global Student Prize 2021 conducted by UNESCO। MHRD इनोवेशन सेल के मेंबर रह चुके हैं और मेंबर हैं अभी। क्वालिफाइड 10+ एग्जाम्स, CU, CET, UG, PG, PhD, IIT, JAM 2 बार, गेट, TIFR। विपिन सर, मतलब why are you here first of all? आपको तो नासा में होना चाहिए, you should be on Mars right now। Thank you so much, sir, for introducing me like that. It is an honor that I am sitting with you. And first of all, thank you so much from all of us कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम IIT JAM and CSR का प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकें। It was a dream for me, to be very honest, कि मैं जब काम करता था, मैं हमेशा ये सोचता था कि हायर एजुकेशन में कुछ किया जाए, क्योंकि वो जेन्युइनली एक बैरियर है, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे और लोग 12th पास करने के बाद एक अच्छे पेडेस्टल पर पहुंचने के लिए सिर्फ नीट एंड जेई को ऑप्शन मानते हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी और चीज़ें हैं जो करके हम भी लाइफ में आगे बढ़े। एंड आई गेस वी आर डूइंग क्वाइट डिसेंट वर्क। सो वी वांटेड कि लोग भी उस चीज़ को पढ़ें, समझें, अप्रिशिएट करें और उस पर अपना करियर भी बना सकें। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर बिल्डिंग दिस कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम IIT की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे, पब्लिकेशंस की बात करेंगे और अपने काम को और बेहतर तरीके से, अपनी साइंटिफिक एप्टीट्यूड्स को और बेहतर तरीके से लोगों के सामने और सोसाइटी के सामने रखेंगे। एंड आई गेस कि सोसाइटी को, पूरे नेशन को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। सर, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपने, मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहा था, सिंस आई नो विपिन सर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत पहले से हम लोग दूसरे को जानते हैं, काफ़ी समय से यूट्यूब पे थे, काम कर रहे थे, आपसे बातें भी होती रहती थी। 19 रिसर्च पेपर्स आपने कब लिखे? मतलब यू आर इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, आप पढ़ा भी रहे थे, आप पढ़ भी रहे थे, घर में भी ऑफ कोर्स आप पूरी घर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, अर्निंग मेंबर भी हैं आप घर के, साथ साथ में 19 रिसर्च पेपर, क्या ये कोई एवरेज स्टूडेंट कर सकता है? सर बिल्कुल, ये एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। मैं आज एक खुलासा करना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक फोमो का शिकार हूँ। मैं जिंदगी में कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता था, बिकॉज मैं एक कोटेशन में बहुत मानता हूँ सर कि लाइफ इज टू स्मॉल टू डू वन थिंग, कि मैं एक चीज़ तो कभी नहीं करना चाहता था। दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वर्कड एज अ साइंटिस्ट एट एक्सेलोजन बायोटेक। उसके बाद मैं कहीं पढ़ा भी रहा था, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एटेक्स में भी काम कर रहा था, मैं उस टाइम पे अपने पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल ला रहा था, मैं उस टाइम पे किताबें भी लिख रहा था। सो आई मैनेज्ड माई टाइम सो वेल कि ये सारी चीज़ें हो पाई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मिरेकल है, बट आपको एक मैनेजमेंट की स्किल आनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, आई थिंक वो लाइफ में बहुत फूड रहे हैं, तो आई गेस हमारे पास भी उतने घंटे तो फूड तो हम भी सकते हैं, बट हमें वो पता होना चाहिए कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। सो टाइम इज अ करेंसी एंड आई गेस आई हैव यूटिलाइज्ड इट वेल एंड आई एम आल्सो यूटिलाइजिंग इट वेल। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 25 सर। वाओ वाओ। तो विपिन सर, आई थिंक आप एक बहुत अच्छे मेंटोर भी बनेंगे हमारे इस चैनल के लिए, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, और डेफिनेटली आपसे सीखने को बहुत कुछ है। इवन हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, हाउ एफिशिएंटली यू हैव मैनेज टाइम। आप 24 घंटे के अंदर 48 घंटे काम कर रहे हैं, आपके क्रेडेंशियल्स आपकी एज को सूट नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। इतने सारे एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए और इतने अवार्डी आप हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपने काम कर रखा है, इनोवेशन सेल के मेंबर भी हैं। एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन भी आ रखा है बच्चों का, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो भी यहीं आपसे ले लेते हैं कि क्या ये जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या वो IITian बन सकते हैं? बड़ा अजीब सवाल है कि भाई IIT में सबको जाना है, अब बायोलॉजी वाले कहते हैं नहीं हम तो नीट देते हैं, पर कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या मैं IITian बन सकता हूं? और बन सकते हैं तो हम लोग उसमें कैसे हेल्प करने वाले हैं अपने नए चैनल पे। बिल्कुल सर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चन एट द वेरी सेम टाइम। स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम अगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो IIT तो हमारे लिए नहीं है, बट दैट इज ट्रूली रॉन्ग। हाँ, दिस इज राइट एट अंडरग्रेड लेवल कि हम 12th में बायोलॉजी पढ़ के ग्रेजुएशन नहीं कर सकते IIT से, लेकिन हम मास्टर्स और PhD जरूर कर सकते हैं। इनफैक्ट हम पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी कर सकते हैं। सो फॉर मास्टर्स वी नीड टू गिव IIT JAM एग्जाम, जिसका नाम है IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी, जिसके लिए हम एक बैच लेकर के आ रहे हैं। और उसके अलावा हम गेट का भी एग्जाम दे सकते हैं, वेयर वी कैन एंटर इनटू IITs फॉर डूइंग आवर MTech एज वेल एज PhD। अगर हम BSc और MSc कर चुके हैं तो हम MTech का एग्जाम भी दे सकते हैं, और अगर हम BSc MSc कर चुके हैं तो हम PhD के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। सो देयर आर मेनी गेटवेज टू एंटर इनटू IITs and all those gateways are opening via this channel only, क्योंकि हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है and it can get the student through both IIT JAM and GATE at the very same time. And all this content is free on YouTube? Yes sir, absolutely free. Wow, that's great.
सो दिस इज विपिन सर। आगे बढ़ते हैं और भी हमारे जाने माने टीचरों से हम लोग मिलते हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ रिस्पेक्टेड राधिका मैम से, जो फिजिक्स की एजुकेटर हैं। शी इज BSc ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद उन्होंने MSc कर रखा है फ्रॉम एन स्टीम्ड IIT गांधीनगर, क्वालिफाइड IIT जैम ऑल इंडिया रैंक 291, visiting student and IUCAA Pune, research experience in gravitational wave data analysis, astroparticle physics। वाह राधिका मैम, आपसे तो मैं फिजिक्स पढ़ना चाहूंगा सबसे पहले, पर थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपने BSc किया, उसके बाद कब आप IIT गांधीनगर में गए, आपने रिसर्च एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे और कैसे आप स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले हैं इस चैनल पे। Yeah, sure, I can answer that very well because I have done bachelor's from Delhi University and मैंने masters IIT गांधीनगर से किया है। and because I was very research oriented, तो मेरा जो experience है वो research के towards रहा है and it was very good experience। so मैं आपको pointers में बता सकती हूँ कि how IIT is better than Delhi University। so IIT में क्या होता है, you have two options। so one is, अगर आपको पता है आपको इसी research field में जाना है, so you have research track option, and the other one is you have purely course based option as well। अगर आपको clarity नहीं है, अगर आपको research में नहीं जाना, you have another option as well। and apart from this, IITs are very interdisciplinary। and इंटरडिसिप्लिनरी से ये मतलब है, अगर आपको किसी के साथ भी कोलैब में काम करना है, वेदर इट बी एनी इंजीनियरिंग प्रोफेसर, तो आप उनसे फ्रीली जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। एंड अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, IITs आर वेरी वेल नोन फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल, एंड हॉस्टल लाइफ मेक्स इट बेटर फॉर लर्निंग एंड फन। या राइट, IIT इज़ अ ड्रीम। मतलब वी नो दैट मतलब IITs की लाइफ बहुत मैजिकल होती है, बट वो जितना बड़ा सपना है उसके पीछे मेहनत भी बहुत बड़ी होती है। हाउ डिफिकल्ट इज दिस IIT जैम एग्जाम, और बच्चे को पहले से क्या चीज़ आनी चाहिए? मान लेते हैं कोई बच्चा BSc कर रहा है, कोई स्टूडेंट है जो BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो उसको अपना करिकुलम कितने अच्छे से आना चाहिए। इस चैनल पे जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्या हम लोग ये मान के चलेंगे कि बच्चा BSc में अच्छे से पढ़ के आया, या वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक? व्हाट इज द स्ट्रेटजी, कैसे हम लोग क्रैक कराएंगे बच्चों को जैम? ओके, सो जो IIT जैम का एग्ज़ाम है, ये बेसिकली वैसे तो वही स्टूडेंट्स देते हैं जिनको आगे रिसर्च में जाना है, बट दूसरे स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। And if I talk about strategy, students generally prepare from second year and third year as well। so जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था। easily manageable हो सकता है, it is possible, because अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी रूट स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेप्ट्स की, बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है प्रेपरेशन पार्ट में, बट अगर आपकी रूट स्ट्रॉन्ग है देन इट विल डेफिनेटली पे यू वेरी वेल इन द लॉन्गर रन। तो मैम आप मेरे को ये बताएं, जैसे कोई बच्चा है उसने BSc का फर्स्ट सेकंड ईयर इतना सीरियस नहीं हो पाया है किसी कारणों से, तो क्या वो उसके बाद भी जैम की तैयारी कर सकता है? उसको कितना टाइम लगेगा जैम की तैयारी करने की? क्या हम लोग उसके बाद भी उसको IITs में एडमिशन दिला पाएंगे? हाँ जी, इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एंड हम बेसिक्स से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बेसिक्स के बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है एग्जाम में, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी तभी अच्छी होगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड वी आर हेयर टू प्रोवाइड दैट। कितना टाइम लगेगा मुझे अगर मैं लेक्चर्स देखूं, डेडिकेटेड होकर और पढ़ाई करूं तो? सो if you are truly dedicated then 6 months will be enough, but students second year से भी start करते हैं, because जो course work है and जो IIT जैम का syllabus है, these overlap very well। तो अगर आपको कॉलेज में अगर अच्छा नहीं भी चल रहा है तो यू कैन ज्वाइन IIT जैम प्रेपरेशन, सो आपका दोनों अच्छे से चलेगा, कॉलेज भी एंड मीन्स कॉलेज में भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हेल्प करेगा। मतलब फर्स्ट ईयर का हनीमून बना लो, उसके बाद सेकंड ईयर से तैयारी लग के स्टार्ट कर देनी चाहिए। दैट इज व्हाट मैम इज सेइंग। Moving on to our next awesome faculty, who is again a physics teacher, physics educator, that is Rinku sir. 4 years of teaching experience in IIT JAM and CSIR NET, BSc from University of Delhi, MSc from MDU Rohtak, CSIR NET GATE qualified himself. Wow, that's an awesome thing to know. Rinku sir, हम लोग कैसे पढ़ाएंगे अपने चैनल पे, कैसे IIT JAM की तैयारी कराएंगे? काफ़ी सालों से आप बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है? सर, जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, वो ये रहती है कि उनके बेसिक्स बड़े वीक है। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने पढ़ाया है बच्चों को, काफ़ी बच्चे होते हैं जो जेई की प्रिपरेशन करके आते हैं, उनका अगर जेई में नहीं होता है तो उनके बेसिक अच्छे होते हैं, वो निकाल जाते हैं जेम को। लेकिन जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन नहीं की प्लस 1 प्लस 2 में, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, तो उनके बेसिक बड़े मतलब कुछ नहीं होता, बहुत वीक होते हैं।
तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि छोटी छोटी बातें हमें उन्हें बतानी होती है कि आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हर एक छोटी बात पे ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस की है। तो मैं उन हर बात को बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ कि मेरी क्लास में एक बच्चा ऐसा बैठा है जिसे कुछ नहीं आता, मैं ये मानकर उसको पढ़ाता हूँ। और एक ये भी मानता हूँ कि एक बच्चा ऐसा है जिसे बहुत कुछ आता है, उसको भी लेके चलना है। तो पहले बेसिक से चलते हैं, फिर हम एडवांस की तरफ बढ़ जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जैम का जो सिलेबस है ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है कि हवा नहीं है। जो आपने +1 +2 में पढ़ा है वो काफी सिलेबस आपका जैम में मैच करता है। जैसे मैं EMT की बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके अंदर आपका ये मान के चलो 60 to 70% एज इट इज है जो जेई का है। और कई बार तो जेई के एडवांस में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से, राइट, वो भी एज इट इज आ रहा है। तो मेरा फोकस यही रहता है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ बच्चों को लेकर जाया जाए ताकि उनके बेसिक क्लियर हो, क्योंकि ये जो पेपर है ना ये कॉन्सेप्चुअल है। आपके कॉन्सेप्चुअल अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो बेसिक से एडवांस की तरफ, ताकि हर बच्चा उस पेपर के बारे में सोच सके। वो जो ड्रीम है IIT का, मैं कहता हूँ कि ये बैकडोर है। तो रिंकू सर, जो राधिका मैम बोल रही थी 6 महीने में हो सकता है 1 साल, तो क्या मैम खुद को लेके तो नहीं बोल रही थी, या एक सही में एक एवरेज स्टूडेंट भी सच में 6 महीने में? मैम ने बिल्कुल सही बोला है कि 6 महीने के अंदर कोई भी बच्चा अगर पूरी जी जान लगाएगा ना तो इस पेपर को निकाल, क्योंकि मैंने खुद देखा है। देखो मैक्सिमम जो बच्चों की रहती है मैकेनिक्स बहुत वीक रहती है, मैकेनिक्स में बहुत चीजें होती हैं जो ध्यान नहीं देते। ठीक है, कई बार टीचर जो होते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो सोचते हैं कि इन्हें ये आता हो, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ मैं मान लेता हूँ कि इन्हें नहीं आता। और एक बार मैकेनिक्स, क्योंकि फिजिक्स टीचर मेरे अंदर का बाहर आ रहा है, और एक बार अगर मैकेनिक्स आपने टाइट कर ली तो आगे के चैप्टर्स इजी हो जाते हैं। मैकेनिक्स बिल्डिंग ब्लॉक है ना, क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स वो अगर आपने सीख ली फिजिक्स में। बिल्कुल 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 सर, आपने बहुत जबरदस्त बात कही है, क्योंकि अगर आपकी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग होगी ना तो ये मैकेनिक्स आपकी जो अदर टॉपिक है उनमें इतनी हेल्प करती है कि आपको पता नहीं कि आज क्वेश्चन क्या होता है कि डायरेक्ट EMT से नहीं आएगा, उसमें काइनेमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, चार्ज को मूव करा दी किसी एंगल पे, तो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी लगी, इसके अंदर हमारे पास EMT भी लगी। तो मिक्सअप करके क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों की जो मैं कहता हूँ कि मैकेनिक्स के बिना तो बच्चा बनेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्चुअली टेल यू हाउ टू लर्न फिजिक्स, कैसे फिजिक्स पढ़नी है वो सिखा रहा है आपको। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है सर, मैं तो खुद पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को मतलब बस सर अभी गले मिलते हैं हम लोग। मतलब बहुत ही जबरदस्त। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, बच्चों द्वारा पूछा गया है कि ये तो हम लोग की बात हो गई कि 6 महीने 8 महीने में एक एवरेज स्टूडेंट क्रैक कर सकता है, हम लोग ऐसा पढ़ाएंगे, बेसिक से उठाएंगे, पर एक ऐसी चीज़ है जो अब शायद सही नहीं हो सकती, वो ये है कि जो बच्चा इस टाइम BSc में बैठा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या कुछ मिनिमम परसेंटेज भी रिक्वायर्ड है IIT में पहुंचने के लिए BSc में? सर पहले तो वो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायर्ड थी, जनरल कैटेगरी का है उसके लिए 55% है, लेकिन अब 2023 में जो पेपर होने वाला है IIT गुवाहाटी उसको कंडक्ट कराने वाली है, तो उन्होंने कह दिया कि आप जस्ट BSc पास होने चाहिए। चलो सेलिब्रेट। लेकिन अरे मैं आपने ऐड करना चाहूंगा, आप मिनिमम मान के चले कि आपके BSc के अंदर 60% हो। क्यों ऐसा क्यों? क्वेश्चन में लाजमी क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग में आता है। काफी IIT NIT कह देती हैं कि आपकी BSc में 60% होना चाहिए, ये ऐसा देखा गया है। और कई बार क्या होता है, BSc आपने कर ली, आपने बहुत अच्छे से पेपर को लिखा, आपने बहुत अच्छे से फिजिक्स को समझा, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो वहां पर भी आपको मिनिमम परसेंटेज 60 मांगता है। लेकिन मैं कहता हूँ 60 मिनिमम है, आप 65 लेके चले कि भाई आगे चल के क्या पता गवर्नमेंट बढ़ा दे। आप मास्टर्स करो जब तक गवर्नमेंट कह दे कि भाई 65 होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वैसे ही बढ़ रहे हैं, कंपटीशन टफ हो रहा है, तो क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। 65 आप लेके चले, 65 नहीं तो 60 पे तो जरूर ध्यान दीजिएगा भाई। जो फाइनल ईयर में है ना, जिसकी परसेंटेज ऊपर नीचे हो रही है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 60 तक अपने आप को ले जाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने ये आंसर दिया। मूविंग ऑन, चलते हैं हम लोग अपने बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर, और फिजिक्स के एजुकेटर से आप मिल लिए, बायोलॉजी से मिले, अब मिलते हैं केमिस्ट्री के एक धुआंधार एजुकेटर रिस्पेक्टेड हितेश सर से, जिन्होंने BSc कर रखी अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हु इज ऑल्सो MSc फ्रॉम IIT रुड़की, क्वालिफाइड IIT JAM, ऑल इंडिया रैंक 95, गेट CSIR नेट
twice qualified, all India rank 42, taught in many reputed institutes for CSIR, NET and IIT JAM for more than 2 years. So Hitesh sir, welcome to PW and please थोड़ा सा प्रकाश डालें इस IIT JAM के एग्जाम पे. So thank you so much sir. First of all, it's a great honor for me to get introduced by you. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतनी बड़ी पब्लिक के सामने शेयर कर सकूं. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये बताना चाहूँगा कि IIT JAM जितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, जितने इसके फ़ायदे हैं, जितने इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतना ये ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में इसके लिए. मतलब लेस अवेयर है. बच्चा BSc कर रहा है, बच्चे को MSc करनी है, उसे ये पता है कि MSc करनी है, बट फिर भी डाउट है कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे शुरुआत करें. देन प्लीज़ गो फॉर IIT JAM एग्जामिनेशन. ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको फर्दर IIT में MSc करने के बाद फर्दर लाइफ सिक्योर करेगा. जॉब सिक्योरिटीज़ होंगी, आपकी कॉन्टैक्ट्स बनेंगे फर्दर रिसर्च करने के लिए. बट साथ साथ जो 2 साल अपनी IIT में आप बिताओगे, वो आई कैन अश्योर यू आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 2 साल होंगे. आप वहाँ पर ऐसे से ब्रिलियंट, ऐसे फाइन माइंड से मिलोगे जिसके साथ आप जब एज अ कोवर्कर, एज अ मतलब कि क्लासमेट्स काम कर रहे होंगे, तो आप इतना कॉन्फिडेंस गेन करोगे कि लाइफ में और भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हो. मेन IIT सर, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात सिखाता है कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर, कैसे उस चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, बहुत अच्छे से सिखाता है. और वो चीज़ें फर्दर अलग अलग एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्प करती है. लाइक कोई MSc कर रहा है तो उसे CSIR जरूर देना है. मतलब वो सपोज करता है कि वो नेट के लिए सोचे, देन गेट के लिए सोचे, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. नहीं, एकदम सही बात है. कोई भी कॉलेज बड़ा इस चीज से ही होता है कि उसके अंदर कौन से स्टूडेंट्स जा रहे हैं. डेफिनेटली, बिल्कुल सर. सो किसी भी आप अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाते हो जहाँ पे बच्चे फाइट करके आते हैं, तो आपके आसपास अच्छा कंपटीशन दिखता है, वो आपको बहुत मोटिवेट करता है. इसी पे सर एक बड़ा अच्छा सवाल आ रखा है हम लोग के पास बच्चों की तरफ से कि ठीक है, अगर MSc करनी है तो IIT से करनी चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है. तो क्या IIT से MSc करने के बाद प्लेसमेंट अच्छा लगेगा? बिल्कुल सर, ये जेन्युइन क्वेश्चन है. मतलब कि जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे में भी माइंड में यही था कि क्यों कर रहे हैं, तो आंसर ये होता था कि जॉब सिक्योरिटी है. तो डेफिनेटली प्लेसमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जब हम थे तो कंपनीज वहाँ पर आती हैं, इंटर्नशिप कर सकता है, अपने कॉन्टैक्ट्स जनरेट कर सकता है, ग्लोबली थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता है लोगों से. साथ ही जब सेकेंड ईयर में पर्सन जाता है तो उसके पास कंप्लीटली प्लेसमेंट सेल से एक प्लेसमेंट फॉर्म निकलता है, जिसमें उस पर्सन को ये बताया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एलिजिबल हो. लाइक मेरे खुद के कुछ क्लासमेट्स ऐसे थे जो सर MSc केमिस्ट्री थे, बट उन्होंने कुछ जर्नल इलेक्टिव में कोडिंग वगैरह सीख के वो डिफरेंट कंपनीज में कंप्लीटली शिफ्ट कर गए, अपने कोर्स से बिल्कुल हट गए. फिर कोर सब्जेक्ट तो डेफिनेटली है ही. जैसे MSc केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करूं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडस्ट्रीज, R&D, ये सब आते हैं और इजीली पर्सन गेट द जॉब. सो जॉब सिक्योरिटी का अच्छा ऑप्शन है ये डेफिनेटली, क्योंकि जनरली आप देखते हैं, आप अपने शहर के यूनिवर्सिटी से या शहर के कॉलेज से आप MSc करते हैं, उसके बाद जॉब्स के लिए आपको फिर भटकना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होती है. थैंक यू सो मच सर, एंड वी होप कि इस चैनल के ऊपर आप ढेर सारा ज्ञान बच्चों को दें. मूविंग ऑन, हमारे नेक्स्ट एजुकेटर अगेन केमिस्ट्री के धुआंधार एजुकेटर हैं. हिज नेम इज आजाद सर. MSc कर रखा है उन्होंने खुद IIT दिल्ली से, क्वालिफाइड IIT JAM विद ऑल इंडिया रैंक 94, BSc ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, CSIR नेट भी क्वालिफाई कर रखा है विद ऑल इंडिया रैंक 57, गेट भी क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 117, क्वालिफाइड UPSC जियो साइंटिस्ट एग्जाम, ONGC, MRPL, 6+ years of teaching experience. So I represent you, the man of all examinations, Ajad sir. Thank you so much sir to giving this opportunity. पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पे मेरे साथ इस इंटरव्यू में हैं. बेसिकली सर एक सवाल, इतने एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप गए कि नहीं गए? जी एक्चुअली हाँ, ये राइट सवाल है. एक्चुअली सर मेरा बेसिकली ONGC में हुआ था, बट बेसिकली जो पोस्टिंग जो एरिया देते हैं वो बीच वाला, मतलब बेसिकली आउट ऑफ रेंज ही रहता है, सोशल नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने वो चूज नहीं किया था. बाकी UPSC जो जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है उसमें मेरा इंटरव्यू में रह गया था सर. फाइनली हाँ जी, उसमें 2 स्टेप होते हैं. UPSC में प्री अलग होता है और मेंस अलग होता है सर. तो इसी बेसिक वजह से मतलब उसमें तो नहीं हुआ था. बाकी ऑलमोस्ट जो एग्जाम आपने बताए IIT JAM के थ्रू मैंने IIT दिल्ली में एंट्री ली है, और उसके बाद में CSIR नेट में मैंने मतलब क्वालिफाई करने के बाद में सोचा था कि रिसर्च करूंगा, बट रिसर्च में मैंने इंटरव्यू लिया, मतलब एडमिशन लिया PhD में, लेकिन रिसर्च में फिर इंटरेस्ट नहीं बना तो मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था. कोई बात नहीं. हाँ जी सर. तो उसके बाद में बाकी तो चीज़ें मतलब ठीक ठाक चलती रही है. बाकी मतलब 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया सर टीचिंग फील्ड में मैं अपने टाइम से तब भी.
स्टार्टिंग भी मैंने टीचिंग फील्ड में मतलब एमएससी के टाइम से शुरुआत कर दी थी मैंने, वहीं से पढ़ा रहा हूँ सर। सर अपने नए चैनल के ऊपर हम लोग बच्चों को किस तरह से आईआईटी जैम की तैयारी कराएंगे? जी सर, एक्चुअली जो नया चैनल आ रहा है हमारा PW का, उसमें जो CSIR नेट और IIT जैम का जो सिलेबस कवर किया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी। यानी बहुत से, जैसे रिंकू सर ने भी डिस्कस किया कि जो बच्चा इस तैयारी के लिए आता है, उस तैयारी में बेसिकली होता क्या है कि उसको एक गाइडलाइंस भी नहीं है, कि वो स्कैटर्ड सिलेबस पढ़ता है कि कहीं कुछ रैंडम कहीं से कुछ पढ़ लिया, कभी रैंडम कहीं से कुछ पिक कर लिया उसने। तो उसका मतलब जो चीज़ें सुधरनी चाहिए थी वो बेसिकली एक रॉन्ग डायरेक्शन में ही जाती है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में और एक कंसाइज फॉर्म में आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे, और उसके वजह से आप लिमिटेड टाइम पीरियड में एक अच्छा मतलब जो बेसिक जो वीक पोर्शन है आपका, खासकर मैं अगर बात करूँ केमिस्ट्री में, तो बहुत से बच्चों का जो पोर्शन है 11th-12th का वो बहुत वीक होता है सर। और वो इसका वीक होने की वजह से आप जब जैम का पोर्शन टच करते हो तो उसमें मोल का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम स्टोचियोमेट्री बोल देते हैं, वो जगह जगह इशू करता है बच्चों को। क्योंकि 11th-12th में हम जस्ट पास आउट होने के लिए पढ़ते हैं, उसको रट रुट के पढ़ लेते हैं सर। लेकिन बेसिकली जब बच्चा जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है तो उसको ये समझ में आता है कि ये चीज़ें हर कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो रहा होता है केमिस्ट्री में। क्योंकि विदाउट मोल कॉन्सेप्ट आप ये देखोगे ना तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ना काइनेटिक्स का सोल्व कर पा रहे हो, ना थर्मोडायनामिक्स का सोल्व कर पा रहे हो। तो उसका एक टॉपिक का बहुत सी जगह इन्वॉल्वमेंट है। ऑर्गेनिक में तो सर हाँ, रिएजेंट वाले पोर्शन में जब आप यील्ड की बात करते हो तो आजकल उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो वो जगह जगह यूज हो रहा है वो सब चीजें। तो ये बच्चों को अगर मान लो स्टार्टिंग से बेसिक से ही वो चीजें हम रिलेट करते चलेंगे कि अगर ये चीजें आ रही है आपके सामने तो आप इजीली उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो ये बेसिक गाइडलाइंस के साथ में आपको लिमिटेड टाइम में आपको जो अपना ड्रीम गोल होता है बच्चों का कि मेरे को IIT चाहिए, अब IIT जाने का सभी बच्चों का गोल होता है, चाहे वो जो बच्चा जो 11th-12th में नीट और जेई की तैयारी कर रहा था उसके भी माइंड में रहता है कहीं कॉन्शियस माइंड में कि बेसिकली मैं अगर IITian होता, वो बाकी बच्चों को देख रहा होता है तो मैं कुछ अलग कर रहा होता। क्योंकि एक IIT एक इन्वायरमेंट देता है बच्चों को सर, उसमें जो बाउंड्री होती है उसके अंदर बच्चा अलग ही फील करता है सर। हमने उसको फील करके देखा है। तो आई थिंक सभी बच्चों के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म है और आप लोगों को बढ़िया ही मतलब कंटेंट मिलेगा। और जो टीचरों की जो क्वालिटी है वो सबका आपने सुनी लिया, काफ़ी अच्छी जगह से रेपुटेड जगह से सब कुछ किया हुआ है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए बेटर प्लेटफॉर्म है ये। सर एक बड़ा अच्छा सवाल आ रखा है बच्चों का कि क्या IIT जैम क्रैक करने के बाद IIT के अलावा और किसी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले सकते हैं? जी सर, एक्चुअली ये होता है कि जब भी हम तैयारी कर रहे थे सर हम खुद भी, तो स्टार्टिंग में हमें ये भी लगता था कि यार बाई चांस IIT में ना जाएं। बेसिकली तैयारी तो सभी बच्चे यही सोच के करते हैं सर कि अगर हमारा IIT में सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चों के माइंड में ये भी होता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीट तो लिमिटेड है, अगर उसके बाद में हमारे पास में क्या ऑप्शन होगा। तो उन सभी बच्चों को मायूस या ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की नीड नहीं होती है। आई थिंक उनके लिए अगर कोई बच्चा अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो उसके लिए और भी कई ऑप्शन है। आई थिंक जो उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो IIT में एक रैंक होती है, जिसके IIT जैम का जब पेपर देते हैं हम तो उसके बेस पे एक IIT में रैंक आती है, जैसे जेई नीट में आती है सेम उस जैम स्कोर के बेस पे। तो उसकी एक कैटेगरी डिवाइड की गई है कि अगर मान लो आपकी वो रैंक अगर अच्छी है तो आप, कई बच्चे प्रेफरेंस करते हैं जिनको रिसर्च करनी होती है, तो वो बेसिकली अगर टॉप 10 रैंक लेके आ रहे हैं तो वो बेसिकली ISC में जाना प्रेफर करते हैं IIT की बजाय। लेकिन अगर किसी बच्चे की बाई चांस रैंक उस ISC और IIT की रेंज में नहीं आ रही है तो उसके पास में अदर ऑप्शन होता है NIT का, NIT में जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी बात हो जाती है, जो नॉर्मली हम DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उनमें भी इजीली आपको मतलब मौका मिल जाता है आपको MSc परस्यू करने का। तो बेसिकली आपके पास में कई वाइड ऑप्शन है, तो आपको मतलब मोटिवेट रहना है और अपने आप को मतलब अगर इस चैनल पे आप डेफिनेटली आप देखोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ ज़्यादा सीख के ही जाओगे जो लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर आपके लिए हेल्प करेंगे। नहीं, एकदम सही बात की आपने। जैसे अगर मैं भी देखूं अपने फ्रेंड सर्कल में या जानने वालों में जी तो सर। लोग MSc तो बहुत से लोग करते हैं जी और उसमें सर। से बहुत कम लोग IIT जैम का एग्जाम लिखते हैं, जी सर। जबकि दैट इज द वे टू गो इनटू MSc। भाई ऐसे जाओ ना अगर जाना ही जी, MSc जी, जी, करने। जी सर। और इन द एंड अगर नहीं भी होता है तो वापस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रास्ता आपके पास खुला हाँ, हुआ जी, है, वो जी, डोर अब- ऑलरेडी खुला है। हाँ जी, अब तो बेसिकली दूसरे तरीके से भी खोल दिया गया, पर अगर इसके थ्रू भी आप जाना चाह रहे हो तो बहुत बड़ी बात है कि IIT के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो IIT का मोस्ट ऑफ द सिलेबस अगर आप देखोगे तो जेई और नीट के लगभग पोर्शन को टच कर रहा है। तो आपके लिए वो चीज़ें अगर वहाँ से स्किप हो रही है तो यहाँ पे आप उसको ग्रो कर सकते हो अपने चीज़ को। तो ये एक थोड़ा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए।
और आने वाले टाइम में शायद इस चैनल पे आपको कुछ ज़्यादा ही कुछ बढ़िया मिलेगी चीज़ें। बहुत बढ़िया सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। वेलकम टू पीडब्ल्यू। हमारे नेक्स्ट एजुकेटर हैं मैथमेटिक्स के रिस्पेक्टेड संजय सर, हु इज बीएससी ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड एमएससी फ्रॉम आईआईटी मंडी, क्वालिफाइड आईआईटी जैम, डीयू, यूओएच एंट्रेंस एग्जाम। वेलकम टू पीडब्ल्यू संजय सर। हम लोग क्या करने जा रहे हैं अपने नए चैनल आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पे, और कैसे बच्चों की हेल्प करेंगे जैम के एग्जाम में? थैंक यू सर टू इंट्रोड्यूस मी इन सच वे। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ सर आपको कि जब मैंने तैयारी करी थी, मैं 3rd ईयर में स्टार्ट कर दी थी अपनी तैयारी, तो उस टाइम मेरी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। तो मेरे को मतलब कि जो रैंक आई थी उसमें आईआईटी नहीं मिल पा रही थी। तो मेरा सपना था कि मैं आईआईटी से ही एमएससी करूँ। तो फिर मैंने दोबारा से एंट्रेंस की तैयारी करी, एंट्रेंस एग्जाम की। उसके बाद मेरी फिर से अच्छी रैंक नहीं आई। हाँ जी, फिर से मतलब कि वही आईआईटी नहीं मिल पा रही थी। मेरे को एनआईटी मिल रही थी, लेकिन एनआईटी भी अच्छी मिल रही थी, लेकिन वही मेरा एम था या सपना कह लो कि मेरे को आईआईटी से ही एमएससी करनी थी। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरी क्या कमी थी, तो फिर मैंने अपने आप पर काम किया। मैंने देखा कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा। थ्योरी मेरी अच्छी है काफ़ी, इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई एग्जाम को मैं फोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। फिर मैंने अपने आप पर काम किया। मैंने देखा कि थ्योरी के साथ साथ आपको एक अप्रोच आनी चाहिए कि आप उस थ्योरी को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जो बैच जो स्टार्ट होगा तो मैं उसमें यही बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। नहीं, बहुत सही बात की सर आपने। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम लिखने जाते हैं। तो उससे अच्छा एग्जाम को पढ़ लो पहले। तो आपने जो रिवर्स मैपिंग का कॉन्सेप्ट बताया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये तो देखो क्या आ रहा है, फिर उसकी रेलिवेंट थ्योरी देखो। और जैसे आपने बताया वो क्वेश्चन एक थ्योरी नहीं देता, वो आपको एक कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट दे रहा है, क्योंकि 3 आंसर उसके अंदर गलत भी है। बिल्कुल सर। तो बहुत ही एक तगड़ा तरीका आपने ये बताया रिवर्स मैपिंग का, और डेफिनेटली ये बच्चों को भी आप सिखाएं। हम लोग चाहेंगे आपका जो 2 साल जो आपको लगे जिसके अंदर आप असफल हुए, जिसमें आपने सीखा कि आप असफल क्यों हुए, वो डेफिनेटली बच्चों को ना फेस करना पड़े। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम टू पीडब्ल्यू। आपकी आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए भारत भर के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स पीडब्ल्यू से जुड़ चुके हैं। इनमें से कुछ टीचर्स को आपने अभी सुना, कुछ टीचर्स को हम लोग और सुनेंगे। लेट्स मूव अहेड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस पैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के और भी ढेर सारे भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से जो हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे मिलाना चाहूंगा हमारी बायोलॉजी की एजुकेटर वैशाली मैम से। वैशाली मैम के क्रेडेंशियल्स आर रियली हैवी। शी इज बीएससी फ्रॉम एमडीयू रोहतक और यूनिवर्सिटी रैंक 2 थी उनकी। एमएससी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट जेआरएफ 2020 विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 166, क्वालिफाइड डीबीटी बीईटी 2020, क्वालिफाइड सीयूसीईटी पीजी JNU CEEB, research experience RCB, CSIR, IM Tech, worked as assistant professor. So Vaishali ma'am, first of all, you are like a Wonder Woman, seeing your credentials. क्या करने जा रहे हैं हम लोग IIT Jam और CSIR Net channel पे? कैसे IIT Jam के स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाएंगे? Thank you so much for this opportunity, sir. So we are launching with the IIT Jam category and then moving to CSIR Net category. सो हम जो बेसिक इनिशिएटिव लेके चलेंगे दैट हम आपकी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे, हम रूट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तब तक क्लियर नहीं कर सकता जब तक उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही एप्लीकेशन पार्ट आएगा। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस करता है आपके एप्लीकेशन पार्ट को। सो लेट्स टेक दिस एज आवर बेसिक्स and then build the foundation of clearing and achieving our goals in the competitive exams, whether it is our IIT JAM or CSIR Net category. थैंक यू सो मच मैम। अभी हम लोग और भी टीचरों से बात कर रहे थे, तो जो बात सामने निकल के आई कि अगर कोई बच्चा सीरियसली तैयार करे, हमारे चैनल से पढ़ाई करे डेडिकेटली, तो 6 से 8 महीना लगता है आईआईटी जैम को निकालने में। ये बात कितनी सही है और कितने उसके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए बीएससी के? सर आई थिंक हम जब अपने सिलेबस को देखते हैं, बीएससी का सिलेबस देखें या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखें, तो सेम सिलेबस होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि आप उसको पढ़ कैसे रहे हो। जब एक बच्चा बीएससी में पढ़ता है तो वो क्या फोकस करता है, मेरा थ्योरी एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। अब वो पढ़ रहा है एक रात में, तो सर आप कैसे सोच सकते हो कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं हमेशा सोचती हूँ कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर बच्चे के अंदर। मैं नहीं मानती आप कहोगे 6 से 8 महीना पढ़ो तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने खुद के स्टूडेंट्स को देखा है, लास्ट सेमेस्टर आता है बीएससी का, मैम हमारी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, अब कैसे करें? क्यों? 3 इयर्स कहाँ गए आपके? आप बीएससी के स्टूडेंट रहे हो ना,
सेम सिलेबस आपका था, सेम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का था, कहाँ गए आपके 3 साल? मैं कहती हूँ अगर आप उस 3 साल में हर एक दिन पढ़ो और इस तरह से पढ़ो कि अगर आज मैं एक टॉपिक लेके बैठा हूँ ना तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे सब कुछ आना चाहिए, चाहे उसकी थ्योरी पोर्शन हो, चाहे मैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने जाऊँ, तो आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव करोगे। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब आप थ्योरी एग्जाम से चेंज करके कॉम्पिटिटिव पे आते हो तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है डेफिनेटली। आप एक थ्योरी बेस्ड पेपर आप 8 पेजेस लिख के आ रहे हो और वहीं पे जब आप लिख रहे हो एमसीक्यू बेस्ड तो वो चेंज हो जाता है पैटर्न, तो आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उस गाइडेंस का एड ऑन करने वाले हैं, आपकी हार्डवर्क को एक पुश देंगे सही डायरेक्शन में कि कैसे आप उसको करेक्टली हैंडल कर सकते हो। सो आई बिलीव कोई टाइम स्पैन नहीं मार्क कर सकता कि आप इस एग्जाम को इतने टाइम में क्लियर कर लो। आपको शिद्दत से पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, दैट इज द की। अगर मैम मैं आपकी क्लास का एक बदमाश बच्चा हूं जिसने बीएससी के अंदर सीरियस नहीं था और अचानक से अब मेरी आंखें खुली है और मैं 3rd ईयर बीएससी में हूं और मैंने एग्ज़ाम वैसे ही पास किए हैं जैसे सब करते हैं, वो एक रात की पढ़ाई से। अब मेरे लिए आईआईटी जैम का सपना पॉसिबल है कि नहीं, और अगर है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मुझे गाइड करें आप। सर डेफिनेटली अगर आप सपना देख सकते हो उसको पूरा भी कर सकते हो। तो अगर आप उसमें, मैंने बोला हम गाइडेंस देंगे अगर आप शुरू से मेहनत कर रहे हो, लेकिन हम कंटेंट भी तो दे ही रहे हैं ना। तो जब हम बात कर रहे हैं, हम कंटेंट दे रहे हैं, तो हम उस कंटेंट को फोकस्ड कर देते हैं। जब हमें देख रहे हो तो हम ये नहीं कहेंगे आप थ्योरी एग्जाम में ये सब लिख के आना, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपको इसको इस तरह से देखना है कि आप एमसीक्यू कैटर कर पाओ। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी ले रहे हो, सो वी कैन हैंडल विद दैट, we can work with you, we can make you better and definitely we can get you that success. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमारे जो नेक्स्ट एजुकेटर हैं वो केमिस्ट्री के हैं। ही इज रिस्पेक्टेड डॉक्टर महिपाल सर, who himself is PhD from IIT Delhi, qualified CSIR NET JRF with all India rank 90 and also qualified GATE. Research papers in reputed international journals, attended international conferences and seminars in Belgium, Germany. First of all, welcome back to India, sir, and welcome to PW as well. तो हम लोग कैसे इस अपने चैनल पे IIT जैम के लिए बच्चों को तैयारी कराएंगे, क्या हमारी पेडागॉजी होने वाली है? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अप्रोच करेंगे बच्चों को, क्योंकि देखिए कंपटीशन के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टैटिक पार्ट होता है हर सब्जेक्ट का, एक डायनेमिक पार्ट होता है। सो स्टैटिक पार्ट हमारा फिक्स होता है, एक बार बच्चे को समझाना है कि ये स्टैटिक पार्ट है। बट डायनेमिक पार्ट, चाहे वो IIT जैम हो, CSIR नेट हो, नीट जेई, हर एक कंपटीशन के फील्ड में डायनेमिक जो पार्ट होता है वो चेंज होता रहता है। सो हाउ टू अप्रोच दैट डायनेमिक पार्ट, उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे? तो उसके लिए लाइक क्या है कि पहले क्वेश्चन होते थे लाइक किसी भी टॉपिक से आते स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल क्वेश्चंस में जैसे रिसर्च भी जो हमारी हो रही है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। सो इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे मूव किया जाता है या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में कैसे मूव करते हैं। सो बच्चों को वो अप्रोच सिखाना जरूरी है कि आज कॉम्पिटिशन का लेवल कहाँ पे है और किस टाइप से मूव कर रहा है आगे। सो वो अप्रोच एक बार आ जाएगी, क्वेश्चन को कहाँ से अप्रोच करना और उसको कैसे लाइक सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन की वो अप्रोच बच्चे को एक बार मिलती है तो वो इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकता है, नो डाउट उसके अंदर। तो उसके लिए लाइक ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला पार्ट मैं मानता हूँ, इसके अंदर हर बार जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो एक लेवल पे जाते हैं। पहले के PYQ को एनालिसिस करने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे उसके एनालिसिस के बेस पे करें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से सेट किया गया था, तो नेक्स्ट एग्जामिनर की थॉट क्या होगी और क्वेश्चन को किस लेवल पे लेके जाएगा। सो वहाँ से हम आइडिया लेंगे और बच्चों को लाइक वहाँ पे एक फ्रेंडली माहौल देंगे बहुत अच्छे से, कि ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे लाइक क्वेश्चंस वगैरह और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज वगैरह ये बनाएंगे, तो बच्चों को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है और बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करवाने। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। इससे मुझे एक लाइन याद आई कि किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि कैसे लेवल वाइज क्वेश्चन सेट होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। एंड बहुत मजा आएगा सर आपके साथ इस चैनल पे। सर एक क्वेश्चन आ रखा है हमारे बच्चों की तरफ से कि IIT जैम या CSIR क्रैक करने के बाद क्या फॉरेन कंट्रीज में जाकर पढ़ने के भी ऑप्शंस होते हैं? सर देखिए IIT जैम या CSIR नेट करने के बाद डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, बट IIT जैम से हम जैसे IIT में MSc करेंगे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से MSc करते हैं, और जैसे हमारा CSIR क्वालिफाई होता है तो उसके बाद हम अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करते हैं किसी IIT से। सो उससे होता क्या है कि IIT जैम कर लिया हमने, उसके बाद वहाँ से हमें 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और जितने भी
यूरोप या यूएसए के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। सो उस एप्लीकेशन में हमें 2 रिकमेंडेशन लेटर और प्लस वहाँ का कोई लैंग्वेज का एग्जाम हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे यूएसए के लिए या कनाडा के लिए जाएंगे तो जीआरई क्वालिफाई होना चाहिए, या आईलेट क्वालिफाई होना चाहिए, टोफल क्वालिफाई होना चाहिए। ये लैंग्वेज के एग्जाम प्लस हमें रिकमेंडेशन लेटर। तो आईटीज से अगर हम एससी करते हैं जैम करके, तो हमें वहाँ से अच्छे रिकमेंडेशन लेटर मिल जाते हैं, तो डायरेक्टली अप्रोचेबल होते हैं जो वहाँ की फैकल्टी से, क्योंकि वो प्रोफेसर्स वहाँ से पोस्टडॉक करके आते हैं या वहाँ से एजुकेशन पीएचडी करके आते हैं, तो उनके वहाँ ऑलरेडी वहाँ से अच्छे लिंक्स होते हैं उन प्रोफेसर से, तो वो ईजी हो जाता है हमारे लिए। सो ये बेनिफिट है आईटी जैम का। सेकेंडली हम क्या करते हैं कि अगर हमें लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना है, उसके बिना जाना है, तो पीएचडी हम इंडिया से करेंगे अच्छी जगह से, सीएसआईआर के बाद जाकर आईटी से कर लिया, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लिया। पीएचडी के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें आईलेट जीआरई ये नहीं देना पड़ता है। पीएचडी में ऑटोमेटिक कंसीडर कर लिया जाता है कि इसकी इंग्लिश लैंग्वेज तो अच्छी बेटर होगी जो फॉरेन कंट्री है वो मानती है इस चीज़ को। सो उसके बाद क्या होता है कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास जो बच्चों को नहीं पता होती। पीएचडी कर लेते हैं, लाइक जैम के बाद भी नहीं पता होता है कि वहाँ से एक लैब की फंडिंग होती है उनकी, लाइक एक प्रोफेसर है उसके लैब में फंडिंग होती है, तो वो पीएचडी के लिए यहाँ से स्टूडेंट को अप्रोच करेगा, उसका एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद वो डायरेक्ट वहाँ ज्वाइन कर सकता है। सो उसमें वो खुद वहाँ की यूनिवर्सिटी फंडिंग देती है या प्रोफेसर का पर्सनल बजट होता है, वहाँ से फंडिंग देते हैं, तो एक अच्छा खासा अमाउंट वहाँ एक सैलरी के तौर पर मिलता है। वहाँ रहने के लिए इतना इशू नहीं होता है क्योंकि वो फेलोशिप बहुत अच्छी देते हैं। सेकेंड क्या है कि पीएचडी के अंदर लाइक जैसे ढेर सारी एक जर्मनी की जैसे डार्ट फेलोशिप होती है, जापान की जेएसपीएस होती है, और लाइक यूके की न्यूटन फेलोशिप है, अमेरिका की और हमारी इंडिया की तरफ से एक एससीआर भी होती है जिसके अंदर यहाँ 2 साल करेगा, उधर फिर 2 साल कर सकता है, इस टाइप से। लाइक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एससीआर भी इनमें जा सकते हैं। सो इस टाइप से बहुत सारी फंडिंग होती है जिनका जैसे मैरी क्यूरी होता है, हम्बोल्ट होती है, ये सारी फेलोशिप होती हैं यूरोप में और यूएसए में। सो इसमें ये फेलोशिप हमें अप्लाई करनी पड़ती है। इनके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन होता है। ये फेलोशिप अप्लाई करो, थोड़ा इजी हो जाता है, दोनों तरफ से बर्डन नहीं होता। बट अगर इनके अलावा आपको करना तो प्रोफेसर्स के बाद पर्सनल फंडिंग होती है, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट में होते हैं, तो उसके अंदर उन लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप कितने पीएचडी ले सकते हो इस प्रोजेक्ट में और कितने पोस्टडॉक ले सकते हो। तो इस टाइप से इंडिया में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का लाइक ड्रीम होता है मुझे बाहर जाना है, ग्रेजुएशन करना है। अगर वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और इन्हीं में से कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसके लिए वे बहुत आसान हो जाएगा, एक रेस्पेक्टेड वे से जाएगा, ना कि ऐसे कि लाइक एक नॉर्मल वे से ऐसे जा रहा कि उधर कोई जॉब करने के लिए। एक एजुकेशन फील्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू वो यूरोप या यूएसए में एंट्री करेगा। सो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको जैसे आईआईटी जैम क्वालिफाई करते हो तो उसी के बाद आपको अच्छा इंस्टीट्यूट एमएससी के लिए मिलता है, और सीएसआईआर जीआरएफ करते हो तो उसके बाद पीएचडी होती है। तो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आप आसानी से इनमें से कोई भी फेलोशिप या प्रोफेसर से डायरेक्ट अप्रोच करके, या फिर आईआईटी जैम करते हैं तो उसमें सीधा हम क्या करेंगे, प्रोफेसर्स को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, लेकिन जीआरई का स्कोर कार्ड साथ लगेगा, टोफल का या आईलेट का स्कोर कार्ड लगेगा। तो इस वे से हम बाहर लाइक फॉरेन कंट्री में हमारा फर्दर एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, स्किल्स को और नॉलेज को बढ़ाने के लिए जा सकते हैं। और आने वाला टाइम रिसर्च एंड इनोवेशन का ही है, और उसके अंदर फोकस इंडिया को करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन के बिना जैसे यूरोपियन कंट्री है, यूएसए, टोटली ये इनकी इकोनॉमी रिसर्च एंड इनोवेशन के बेस पे टिकी हुई है। सो इंडिया को भी उस डायरेक्शन में सोचना है, तो आने वाली जनरेशन को इस वे में प्रिपेयर करना है ताकि आने वाले टाइम में हमारे अभी रिसर्च और इनोवेशन में थोड़ा बेटर हो सके। एकदम सही बात है सर आपकी। मूविंग ऑन, हमारे जो नेक्स्ट एजुकेटर हैं वो फिजिक्स के हैं। ही इज तरनजोत सर, क्वालिफाइड CSIR नेट, गेट, IIT जैम एंड KVPY, publication in many reputed journals, PhD in plasma physics, specialization in laser plasma interaction and astrophysical plasma, 3 years of teaching experience for IIT JAM and CSIR NET. Welcome to PW तरनजोत सर। क्या पेडागोजी रहने वाली है हम लोग की IIT JAM के इस चैनल पे, CSIR NET के इस चैनल पे? पहले तो थैंक यू फिजिक्स वाला एंड थैंक यू अलग सर मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। तो सर सबसे जो जरूरी चीज़ है हमारी वो होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। तो बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और पर्सनली एक्सपीरियंस से, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था, जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को मैं पढ़ के गया और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो जो हमारे रिटन नोट्स होंगे या हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, सो दैट आप एक रात पहले अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी एक लास्ट बात बोलूंगा कि सर जैम और नेट का पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। और सर एक सवाल आ रखा है बच्चों की तरफ से। जी सर। हम लोग ने कुछ सर्वेस कराया, उसमें कुछ क्वेश्चंस निकल के आए कि क्या बिना CSIR एग्जाम के भी
पीएचडी की जा सकती है? हाँ जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है। CSIR के अलावा भी बहुत हमारे पास एग्जाम्स हैं, जैसे जेस्ट का एग्जाम है, टिफर का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, बार का एग्जाम है, ICMR का एग्जाम है, ICI का एग्जाम है, और कुछ IITs हैं वो खुद का एग्जाम लेती हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुद का PhD का एग्जाम लेती हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करवाती हैं। तो सर बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप नेट का एग्जाम नहीं भी कर रहे। बट एक बात है, नेट JRF जो है सर, वो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या कुछ भी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और अगर आपके पास JRF नहीं है बाई चांस, तो बस आपको फंडिंग का इशू आता है, बाकी यू आर एलिजिबल फॉर PhD। थैंक यू। सर इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन ये भी है, तो क्या सिलेबस सेम रहता है बाकी एग्जाम्स का भी कि डिफरेंट हो जाता है? सर सिलेबस इज टोटली सेम, ठीक है, और बस ज़रा सा लेवल में फ़र्क आ जाता है। जैसे कि सर ने बात की थी कि इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, तो जब 2-3 सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन एग्जाम्स में बस डिफिकल्टी लेवल का फ़र्क है, सिलेबस इज सेम। Thank you so much, sir, and we hope you shower light and brightness among our students. Moving on, the next educator is a very experienced educator in the field of IIT JAM and CSIR NET JRF. He is a mathematics educator, respected Sanjeev sir. 10 साल से ज़्यादा पढ़ा रहे हैं IIT JAM, CSIR NET JRF मैथमेटिक्स में। MSc from University of Delhi, BSc Honors also from University of Delhi, CSIR NET qualified with All India rank 43, worked at reputed colleges as assistant professor mathematics. So Sanjeev sir, welcome to PW and किस तरह से हम लोग बच्चों की हेल्प करेंगे IIT JAM की तैयारी में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेरा अपना खुद का अनुभव है इतने सालों का, उसमें मैंने ये पाया है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, वो उतनी लगन से नहीं करते जैसे 11th-12th में करते हैं। 11th-12th में जैसे हम मैथ्स के जब क्वेश्चन कर रहे होते थे, मैं पर्सनली मैथ्स की बात करूं, अगर वो ये सब में वैसे लागू हो सकता है, लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हम लोग वहाँ दिन भर लगे रहते थे क्वेश्चन करने में। आजकल बच्चों को क्या है कि उनको बस पता है कि एग्जाम में स्टेट एंड प्रूफ आने वाला है, तो उनकी पूरी की पूरी कहानी बदल गई है। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि इवन जो बच्चा 90% स्कोर किया है ना, वो भी एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है ना क्वालिफाई करे, क्योंकि उसका थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत है, बट उसको पता ही नहीं कि इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखते हुए, क्योंकि मुझे बात पता है, तो हमारा जो यहाँ पे कंटेंट होगा वो इस हिसाब से डिजाइन होगा। पहली चीज़ तो मैं ये ध्यान में रखूँगा कि मैं ये मान रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन में जो पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे किसी काम का नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो मैं जब पढ़ाऊँगा यहाँ पे तो शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, मतलब एकदम बेसिक से, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। शुरुआत से चलेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक के ले जाएंगे। इवन हमारे यहाँ तो ये है कि हम ये गारंटी तक ले सकते हैं कि अगर कोई जैम की प्रिपरेशन कर रहा है तो नेट भी क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। उसमें पढ़ाने में हम बच्चों को DPPs देंगे रेगुलर, तो DPPs बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर उसके डिस्कशंस होंगे, तो उससे बच्चों का जो मैथमेटिक्स है या जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो सारे इंप्रूव होंगे और डेफिनेटली वो क्वालिफाई करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपके ख्याल सुन के, क्योंकि PW इज होप ऑफ एजुकेशन। तो PW के आने के बाद वो बच्चा भी तैयारी शुरू करता है जिसने कभी सपने भी नहीं देखे थे तैयारी करने के, और डेफिनेटली वो एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है। जैसा कि आपने बोला कि हो सकता हो BSc के टाइम वो सीरियस ना हो, ये मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो एग्जाम से एक रात पहले, एक हफ्ते पहले क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है, जैसे आपने बताया स्टेट लाइन का प्रूफ आ रहा है उसको रट लिया जैसे तैसे, उसको भी कॉन्सेप्ट नहीं समझते, पूरा स्टेप वाइज रट के चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरत है कि हम लोग बेसिक से शुरू करें, और जो होप PW अभी तक रहा है JEE नीट बाकी कैटेगरीज में, वही हम लोग IIT JAM और CSIR नेट में भी रखें। एक बड़ा अच्छा सवाल आ रखा है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतने साल का एक्सपीरियंस है आपका, कि CSIR नेट या JRF क्रैक करने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि हमारी जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जब आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं ना, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेट। तो नेट तो मस्ट है, बिना नेट के आप आगे प्रोफेसर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो ये एग्ज़ाम होता है CSIR का, जो कि NTA कंडक्ट कराता है, इस एग्ज़ाम में जो है वो नेट JRF है। तो नेट JRF में होता क्या कि पेपर तो वही होता है, लेकिन बच्चों को उनके मार्क्स के आधार पे JRF मिलता है या फिर नेट मिलता है। जिन बच्चों को नेट मिल गया वो कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जिन बच्चों को JRF मिल गया उनका फ़ायदा ये है कि जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह जब आप PhD करने जाएंगे तो JRF अगर आपके पास है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी बात, केवल स्कॉलरशिप नहीं, जिन बच्चों के पास JRF होता है उनको ऑल ओवर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, सब बहुत ज़्यादा वरीयता देती है। सब चाहते हैं कि हमारे पास JRF वाला ज्वाइन करे। वैसे तो IITs अपने भी एग्जाम कराते हैं गेट का PhD के लिए, वो भी अपनी स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी JRF वालों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इसलिए JRF करना
आप समझ लीजिए कि आपके प्रोफेसर बनने की लाइन में एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। इसलिए सबको जो है JRF बच्चे जो MSc करें उनको करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल द रिस्पेक्टेड फैकल्टीज फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये सारे बेहतरीन टीचर्स आपको दिखने वाले हैं IIT जैम एंड CSIR नेट के PW चैनल पे, और वहां पे आपको ये गाइड करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू, थैंक यू। द बॉटम लाइन इज कि 21 नवंबर से जैम 2023 की तैयारी शुरू करेंगे क्षितिज बैच में, और इस बैच की बाकी की डिटेल्स देंगे रिस्पेक्टेड और इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने मेंटोर फॉर IIT जैम एंड CSIR नेट, विपिन सर, एट द एंड ऑफ द वीडियो। हाय अगेन, सो आई होप आपको हमारा पैनल डिस्कशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड अलग सर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज अबाउट द क्षितिज बैच, जो कि एक ऐसा बैच होने वाला है जो आपके IIT जैम 2023 की प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। IIT जैम इज़ अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, और अपनी एलिजिबिलिटी के एक साल पहले ही मैंने इस एग्जामिनेशन को टॉप रैंक के साथ क्रैक किया, और उस साल ये एग्जामिनेशन IIT दिल्ली द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इन द थर्ड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन अगेन विद अ बेटर रैंक, जिस साल ये एग्जामिनेशन IIT बॉम्बे द्वारा कंडक्ट कराया गया था। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, एंड दैट स्ट्रेटजी वुड बी गिवन टू ऑल ऑफ यू गाइज बाय आवर टॉप मेंटोर्स, जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो। हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं क्षितिज बैच, जहाँ पे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बैचेस चलेंगे। सो देर आर 4 डिफरेंट बैचेस जिनको हम केटर कर रहे होंगे, और हम इन चारों बैचेस को पैरेलली रन कर रहे होंगे, यानी फ्रॉम 21 ऑफ नवंबर, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के बैच में आपको राधिका गांधी मैम पढ़ा रही होंगी, रिंकू सर पढ़ा रहे होंगे, एंड उनके साथ आपको तरनजोत सर भी पढ़ा रहे होंगे। ये तीनों टीचर्स मिलकर के आपकी क्लासेस लेंगे 6 डेज अ वीक, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस IIT जैम एग्जामिनेशन से 10-12 दिन पहले कवर करा दिया जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ 60 डेज क्रैश कोर्स। अगर आप इस क्रैश कोर्स को कंसिस्टेंटली देखते हैं, देन यू विल बी सीइंग अ वेरी गुड हाइक इन योर मार्क्स। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा रेगुलर और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपको तीनों IITian टीचर्स का पैनल, यानी कि हमारे हितेश सर जो IIT रुड़की से हैं, आज़ाद सर जो IIT दिल्ली से मास्टर्स पास आउट हैं, और डॉक्टर महिपाल सर जो IIT से अपनी डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ा रहे होंगे। सो ये जो लेक्चर्स हैं ये भी आपको 21 नवंबर से ही मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। पहले एक पेपर होता था बायोलॉजिकल साइंसेज का, जो वही स्टूडेंट्स दे पाते थे जिनके पास बायोलॉजी होती थी, बट विदाउट मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते थे। लेकिन बायोटेक में मैथ्स कंपलसरी थी। अब ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अब जिनके पास मैथ्स है वो भी बायोटेक का पेपर दे सकते हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं थी 12th में वो भी बायोटेक का पेपर दे सकते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट पूल इज वास्ट नाउ, कंपटीशन बढ़ चुका है, और क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ आपके बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स भी पढ़नी होगी। और आपको जान के खुशी होगी जो कोई प्लेटफॉर्म केटर नहीं कर रहा वो हम केटर करेंगे। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी बहुत अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे फॉर IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी। एंड देन आफ्टर वी विल बी रीडिंग द IIT जैम मैथमेटिक्स बैच, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर 2 कैटेगरीज हम लोग अभी नहीं लेकर के आ रहे हैं, दैट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी, जो कि फ्यूचर में लाने का प्लान है। लेकिन फिलहाल ये 4 मेजर कैटेगरीज में हम लोग आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस बैच की सारी डिटेल्स देख लें। दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैश कोर्स, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 महीना बचा हुआ है। तो हम एक ऐसा क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ 60 दिनों में आपकी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करवा देता है। सो इट इज गोइंग टू बी अ 60 डेज क्रैश कोर्स। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स पर सब्जेक्ट 100+ होंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फैकल्टीज हैं जो आपके लिए लेक्चर्स बना रही हैं। तो 100 से भी ज़्यादा लेक्चर में डिटेल्ड वे में आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा कंटेंट मिल रहा होगा। 20+ DPPs आपको दी जाएंगी ऑन एप्लीकेशन। PW ऐप अगर आपके पास नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। IIT जैम एंड CSIR नेट नाम का आपको एक टैब मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड यू कैन वॉच ऑल आवर लेक्चर्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी एड्स। यू कैन गेट आवर नोट्स ओवर देयर एज वेल एज यू कैन गेट ऑल आवर DPPs। 21 नवंबर से, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये बैच स्टार्ट होगा और ये बैच आपका खत्म हो जाएगा 31 ऑफ जैन को, यानी कि आपके IIT जैम के एग्जामिनेशन से करेक्ट 12 दिन पहले, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए एक बफर टाइम ज़रूर मिल जाए। क्लास नोट्स और लेक्चर शेड्यूल PW ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे।
और डेली बेसिस पे आप उन नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा और डेली बेसिस पे आप हमारे दिए हुए क्वेश्चंस को भी ज़रूर सॉल्व करिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे लेक्चर्स होंगे, यानी बाइलिंगुअल लेक्चर्स होंगे, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में भी बहुत आसानी हो और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ और एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों ने अभी तक हमें जो प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप, आई विश कि आप PW IIT जैम एंड CSR नेट चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे। अपना भरोसा आप हमारे साथ बनाकर रखेंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका भरोसा कभी ना टूटने दें। वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि सबसे प्रीमियम कंटेंट, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फ्री में आप लोगों को मिलता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां हम पढ़ाई की बातें कर रहे होंगे और अपनी और फैकल्टी से भी मिल रहे होंगे। शुक्रिया।